हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी बखूबी कर रहे होंगे। एंड हाउ वाज योर वीकेंड? आई होप आप लोगों ने अपने वीकेंड का बहुत करेक्ट यूटिलाइजेशन किया होगा। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी पढ़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए और अपने एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए एक और स्टेप आगे पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो मैं सी नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली की इस यूट्यूब लाइव सीरीज में, जहाँ पर आज है हमारा डे 5 ऑफ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है आपको मोर देन 1500 एमसीक्यूज के साथ रूबरू कराना। आपकी पास्ट एग्जामिनेशंस को देखकर या आपके सिलेबस से जुड़े हुए, इनफैक्ट आपके कोर्स के अंदर से चुन चुन कर निकाले गए हैं कुछ एमसीक्यूज, जिनसे आपको ये बेटर इंसाइट मिल जाएगी कि आपको एग्जामिनेशंस में क्या फेस करने को मिलेगा। एंड आप उसके लिए बहुत अच्छे से पहले से ही पावर प्रिपेयर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से अपने कैलकुलेटर्स को यूज कर पाएंगे, बिल्कुल भी रिजिडिटी फेस नहीं करेंगे। इन केस, ओनली इफ आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम अभी देख रहे हैं, जो हम साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप साथ में अपने कैलकुलेटर्स पर अपनी उंगलियों को टकटकाते हैं और मेरे साथ मेरे पेस पर अपने डाउट्स भी रखते हैं, अपनी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, सो कोई नहीं रोक सकता है आपके टारगेट को अचीव होने से। 75 प्लस का जो एम आप लेके चल रहे हैं, एंड यू आर वेरी वेरी लकी कि आप उसे मीट कर पाएंगे अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो इससे पहले मैं सस्पेंस क्लियर कर दूं जरा। हमने डे 4 का एंड किया था एक क्वेश्चन के साथ, जिसका आंसर मैंने आप लोगों पर छोड़ा था कि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देने वाले हैं अगले दिन की वीडियो में। तो आज वो दिन आ चुका है, आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, डोंट वरी, कुछ भी आपने मिस आउट नहीं किया। इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ट्रक की कॉस्ट है 8900 रुपीज, उसकी रेसिडुअल वैल्यू है 500 रुपीज। ठीक है, एस्टिमेट ये किया गया है कि उसकी यूजफुल लाइफ होने वाली है 4 years। अब आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करना है, लेकिन रेट नहीं दिया गया है। आपको रेट की जगह ये बोला गया है कि आपका जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का रेट है, वो आपके स्ट्रेट लाइन मेथड से 2 गुना रेट होने वाला है। तो अब आपको फाइंड करना है सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। नो डाउट ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो ये बहुत इजी है। ये जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बिल्कुल उतना नहीं है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, पहले तो मुझे ये बताइए, अगर आप में से किसी ने इसे सॉल्व किया है और आप एक आंसर तक पहुंचे हैं, तो आपका आंसर क्या आया है, और फिर हम बताएंगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आंसर्स में चैट बॉक्स प्लीज। नो, ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, अब हम साथ में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और कैसे हम अपने करेक्ट आंसर पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रक की कॉस्ट है हमारे पास, रेसिडुअल वैल्यू भी है हमारे पास और यूजफुल लाइफ है। तो क्या हम इस स्ट्रेट लाइन मेथड की डिप्रिसिएशन के फिगर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि यूजफुल लाइफ भी है हमारे पास। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से क्या डिप्रिसिएशन लगना चाहिए? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस सैलवेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ओके, बताइए प्लीज, कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। 8900 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 4, क्या ये तीनों फिगर्स आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी? बिल्कुल थी। तो अब आपके ईयर 1 का डेप्रीसिएशन अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कितना आएगा? वो आएगा 2100। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या ईयर चेंज होने के साथ साथ डेप्रीसिएशन का फिगर कभी चेंज होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन फाइंड कर सकते हैं कि आपका डेप्रीसिएशन का रेट क्या होने वाला है? ईयर 1 में आपका डेप्रीसिएशन अमाउंट इतना है, कितने की चीज पर ये डेप्रीसिएशन लग रहा है? अगर आपने लिखा है 8900, तो स्टूडेंट्स को हो जाएगा मिस्टेक, क्योंकि आपके एसेट की कॉस्ट क्या होगी? ये तो आपको लास्ट में मिलने ही वाले हैं से 500 रुपीज, तो ये आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। सो यहाँ पर यू शुड हैव रिटर्न 8400। अब 2100 को अगर आप 8400 से डिवाइड करते हैं,
तो आपको मिलेगा 0.25, यानी कि 25% आपका डेप्रिसिएशन का रेट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या हमने क्वेश्चन का पहला पड़ाव क्लियर कर लिया यहाँ पर? क्योंकि 25% है, एक बार हो चाहे कितने भी साल हो, चारों साल हो, 25% ही रहेगा वो रेट। अग्री? ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? आपको ईयर 2 का डेप्रिसिएशन अमाउंट बताना है एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन जो उसका रेट होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ स्ट्रेट लाइन रेट। स्ट्रेट लाइन का रेट हमने ढूंढा अभी, इसे 25%। तो आइए अब अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि उप्स, आंसर नहीं दिखाना था। तो अगली स्लाइड में हमें दिख जाएगा, आई मीन ब्लैंक स्लाइड लेके आती हूँ मैं आपके लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग हमारा रेट आया है 25%, ठीक है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग रेट क्या होना चाहिए? इसका 2 गुना, यानी कि 50%। हमसे कहा गया है ईयर 2 का डेप्रिसिएशन फाइंड करने को। ईयर 2 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? हमें कॉस्ट ऑफ द एसेट दी गई थी 8900, रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी 500। अब मुझे ये बताइए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या रेसिडुअल वैल्यू का कोई काम होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इस चीज पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 आपकी क्या अमाउंट रहेगी एसेट की? 8900 में से 50% डेप्रिशिएट हो जाएगा एंड आपके पास बचेगा कितना? 8900 माइनस 50%, इट बिकम्स 4450। ठीक है। तो ईयर 1 के एंड पे तो आपका असेट इतने का था। अब ईयर 2 में डेप्रिसिएशन अमाउंट किस पर लगेगा? 50% किस चीज का? क्योंकि ये आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट हमेशा ये होता है 4450, उस पर 50%। ये है आपका सॉल्यूशन कि आपका ईयर 2 का डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना है। इट कम्स टू 2225। वर्थ इट था ना ये क्वेश्चन? आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहुंच गए अपने करेक्ट आंसर पर, वो है ऑप्शन ए। 2225 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आप चाहते हैं एक बार और इसे रिविजिट करना तो मुझे बोल दीजिए, मैं दोबारा से इसे समझा दूंगी। और अगर आप इसे समझ चुके हैं तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि ये थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग वाला पेपर है। ये एएफएम के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहा है, लेकिन ट्वाइस द रेट, हाफ द रेट, जब जब ऐसी चीजें आती है तो मुझे लगता है कि वो लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट हो रही है आपकी। ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए एंड आई होप आप बिल्कुल क्लियरली इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन वापस डेप्रिसिएशन है और वापस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सो ऑन 1st January 2002 a firm purchased machinery worth rupees 1 lakh, और फिर 1st जुलाई 2004, लगभग इससे 2 साल बाद, it buys additional machinery worth 20,000 and spends 2,000 on its erection। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ूंगी, यहीं पर आपसे एक सवाल पूछूंगी कि जो आपकी सेकेंड मशीनरी है 20,000 वाली, वो 20,000 की होगी या 22,000 की होगी? यू आर करेक्ट, वो हो जाएगी 22,000 की, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज की जाती है। तो ये आपकी मशीनरी 2 की वैल्यू है। ओके। Annual depreciation is 10% on straight line method. Thank God, straight line method में rate है 10% per annum. तो what will be the written down value at the end of 5th year? 5 साल का कंप्यूटेशन करना है यहाँ पर हमको। तो अब हम एक तरह से इन्हें दो अलग अलग मशीनरीज लेकर चलते हैं, ज्यादा इजी होगा आपके लिए। ठीक है। चलिए पिछली स्लाइड में जाते हैं रफ पेज के लिए। ओके। मशीनरी 1, मशीनरी 2, क्लियर। मशीनरी 1 की डेट कब से कब तक की है? वापस से 1st Jan 2002 और 1 लाख की वैल्यू है। 1st Jan 2002 मशीनरी है 1 लाख रुपए की और डेप्रिशिएट करना है उसे एट द रेट 10% पर एनम। आपसे पूछा गया है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो यहाँ से 5th ईयर का एंड कौन सा होगा? पहला ईयर एंड होगा आपका 31st December 2002, सेकेंड ईयर होगा 2003, थर्ड ईयर होगा 2004, फोर्थ ईयर होगा 2005 एंड फिफ्थ ईयर होगा 2006। यानी कि आपको इस डेट पर वैल्यू ढूंढनी है।
तो इस 1 लाख की मशीनरी कितनी बार डेप्रिशिएट होगी इतने सालों में? 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार आपको इसे डेप्रिशिएट करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000। 10,000 5 बार लगेगा यानी 50,000। तो 50,000 की वैल्यू से डेप्रिशिएट हो गई है और रिमाइंडर आपके पास बचेगा 50,000। तो ये वाला पार्ट तो बड़ा इजी था। कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो यहाँ आएगी। मशीनरी टू कब ली गई है? डेट देखिए, 1 जुलाई 2004। 1 जुलाई 2004। वैल्यू कितनी रुपए? 22, क्योंकि वो इरेक्शन एक्सपेंस हमेशा कैपिटलाइज होंगे। अब ईयर एंड तो 31 दिसंबर को ही होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितने महीनों का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 6 महीने का। 10% पूरे साल का है तो 6 महीनों का कितना होगा? 5% डेप्रिशिएट कर दें। 22,000 का 5%, बताइए। 1100, यानी कि 1100 लेस हो जाएगा और आपकी वैल्यू बच जाएगी 20,900। ओके। अब कितनी बार हम ईयर एंड पर पहुंचेंगे? 2006 तक हमें जाना है। सो 31 दिसंबर 2004 हो गया, 2005 और 2006। 2005 यानी कि पूरे 12 महीने यूज हुई है आपकी मशीन। अब कितनी वैल्यू पे कितना परसेंट लगना चाहिए डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमेशा कॉस्ट पे लगेगा, वो भी 10% लगेगा। सो 22,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन बिकम्स 2200। एंड सिमिलरली 2006 के लिए भी आपको उतना ही डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर इन दोनों साल का मिला के आपको इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और इसे अपनी मशीनरी की वैल्यू से लेस करना है। तो अब आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस, 16,500। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? What will be the written down value at the end of 5th year? यानी दोनों मशीनरीज की मिला के क्या वैल्यू बचती है आपके पास? तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2006 के एंड में 50,000 मशीनरी 1 है और 16,500 मशीनरी 2 है, तो आपको अपनी वैल्यू मिल चुकी है, राइट? इट्स 66,500। आंसर इज ऑप्शन डी। आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, टाइम काफी ज्यादा लगा, लेकिन दोनों ही वर्थ डिस्कसिंग थे। एंड एग्जामिनेशंस में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए, उस टाइम में आपको हड़बड़ाहट में आके किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा टाइम डिमांड कर रहा है ये क्वेश्चन, फिलहाल के लिए उसे छोड़ के आगे बढ़िएगा। जिन क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली डील कर सकते हैं, एस कर सकते हैं, पहले उन्हें कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप अपने एंड के लिए रखिएगा। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है, आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, बिकॉज एवरेज क्वेश्चन से ज्यादा टाइम ये क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो रॉन्ग ऑप्शन को टिक मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगेन प्रैक्टिकल। मुझे लग रहा है आज का पूरा डे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। आपके पास कैश है 50,000, डेटर्स है 1 लाख, इन्वेंट्रीज है 1,50,000। यानी अगर आपकी बैलेंस शीट बनाई जाए तो कैश है 50,000, डेटर्स है 1 लाख, इन्वेंट्रीज है 1,50,000, ठीक है, और आपकी करंट लाइबिलिटीज है 1 लाख। तो आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिख रही है फिलहाल। टोटल करंट असेट्स 3 लाख, और ये तो हमें दिख ही रहा है, इसका टोटल 3 लाख है, यानी कि इसके अलावा कोई और करंट असेट्स नहीं है, ये कहना ये चाह रहा है। तो व्हाट इज द करंट रेशियो? नाउ दिस वन इज द बोनस क्वेश्चन। ये जो 2 क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन वाले देखे थे वो कॉम्प्लेक्स थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग थे, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम बोनस है और बहुत इजीली हो सकता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, करंट एसेट्स हैं आपके पास, बिल्कुल 3 लैक्स हैं। करंट लाइबिलिटीज हैं आपके पास, बिल्कुल 1 लाख है, तो रेशियो आपको मिल चुका है 3:1। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी। Next question, again practical. ABC company just issued a bond with a rupees 1,000 face value and a coupon rate of 8%। यानी कि बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1,000, कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा उसमें? 8% आपको पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। इफ द बॉन्ड हैज अ लाइफ ऑफ 20 years, 20 साल की इसकी लाइफ है, यानी 20 साल तक आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ओके, और 20वें साल में आपका प्रिंसिपल भी रिडीम हो जाएगा। क्लियर? एंड द यील्ड टू मेच्योरिटी आपको YTM दिया गया है यहाँ पर 7.5%। सो व्हाट विल द बॉन्ड सेल फॉर?
YTM क्या आपको याद आ गया? या फिर मॉड्यूल सी का क्वेश्चन है पहली बात तो। यील्ड टू मैच्योरिटी हमेशा उस रेट को रखा जाता है जो कि एक यूजर, जो कि एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि उतना वो अर्न कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको YTM दिया गया है, उसी के अनुसार, उसी वैल्यू को यूज करके, उस रेट की मदद से आप इस बॉन्ड की आज की वैल्यू पर पहुंचेंगे। तब आपको ये डिसीजन मिल पाएगा कि इसकी आज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी आज के स्टैट्स के हिसाब से 20 साल बाद ये बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर कौन सा रेट यूज करेंगे हमारे कॉम्पिटिशन में? करेक्ट, हम YTM वाला रेट यूज करेंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगी फॉर्मूला। हम हमेशा बॉन्ड वैल्यूएशन में फॉर्मूला इस तरह से यूज करते थे। इंटरेस्ट हर साल आपको मिलेगा, 20 साल तक मिलेगा। कितना मिलेगा? 8% ऑफ ₹1000, दैट इज ₹80। तो हर साल आपको 80 80 80 मिलेगा फॉर 20 ईयर्स। तो उसकी आज की वैल्यू, आज अगले 1 साल बाद मिलने वाले ₹80 की वैल्यू क्या 80 ही है? नहीं। क्या उससे कम है? जी हाँ। ठीक है, तो आज की वैल्यू पर आप कैसे पहुंचेंगे? आप उसे डिवाइड करेंगे इससे, 1 + r टू द पावर द नंबर ऑफ ईयर्स। आर होगा यहाँ पर आपका 7.5%। कैलकुलेटर्स उठाइए, ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ आप इसे स्टार मार्क भी करें, और इंस्ट्रक्शंस को मैं 0.5 की स्पीड में बोलूंगी ताकि आप उसे समझ भी पाएं और अपने कैलकुलेटर्स पे उसे प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाएं। मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर खुद लेकर आएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 7.5% को डेसिमल्स में लेके आना है, तो उसे डिवाइड कीजिए 100 से। कैलकुलेटर्स पे आपको दिख जाएगा 0.075। ओके, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं 80 वाला, कि आपका हर साल का इंटरेस्ट कैसा दिखेगा। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 जो आपको ₹80 मिल रहे हैं, उसकी आज की वैल्यू ये होगी 1 + 0.075। ओके, तो इस 0.075 में 1 ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 80, डिवाइड इक्वल टू, यानी कि 1 साल बाद मिलने वाला ₹80 आज की डेट में सिर्फ ₹74.41 है। इस तरह से हमें 20 सालों का कंप्यूटेशन करना है, बट हमें 20 बार ये फॉर्मूला रिपीट नहीं करना। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे क्या? क्योंकि आपका इंटरेस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि वो 80 ही रहने वाला है, तो हम करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.075, यानी ₹1 के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू फाइंड की। अब हम इक्वल्स टू को प्रेस करेंगे 20 बार, क्योंकि 20 साल की लाइफ है। तो शुरू हो जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कुछ नहीं प्रेस करना है। अब आपको मिल रही है एक 0.235 वाली वैल्यू, उसे हम लिख के रखते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर 20 आपका ₹1 हो जाएगा 235 पैसा। लिख के रखिए। अब आपको इसे करना है जीटी। जीटी प्रेस कीजिए, यानी कि हर 20 साल की वैल्यू का ये समेशन आ जाएगा। क्लियर? इफ यू आर स्टक, दोबारा बोलती हूँ, 1 डिवाइड बाय 1.075 इक्वल्स टू करिएगा 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीटी। ठीक है, अब ये जीटी की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ, यानी कि हर साल के इंटरेस्ट अमाउंट से। तो आपका जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो आपको इस ₹1000 के बॉन्ड से मिल रहे हैं, उस इंटरेस्ट का टोटल आ जाएगा 815.559। आप दबाइए M प्लस बटन आपकी कैलकुलेटर के राइट साइड में, बॉटम राइट में जो बटन है। डन। ये था सिर्फ आपके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अब जो आपको प्रिंसिपल मिलेगा वो मिलेगा एट द एंड ऑफ 20th ईयर। तो उस ₹1000 को आपको मल्टीप्लाई करना है आपकी इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ 0.235 के साथ। अगेन यू प्रेस M प्लस। अब आपको MRC दबाना है और आपको आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस सम को डील कर लिया है। तो एन्युटी वाले सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं और बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच चुके हैं।
अब अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आई है तो मुझे तुरंत बोल दीजिए, हम इसे री रिपीट कर सकते हैं। एंड प्लीज मार्क दिस वन एज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन, अगेन प्रैक्टिकल। A and B are in need of funds on 1st January 2017. A और B दोनों को पैसों की जरूरत है 1st Jan 2017 पर। A drew a bill for rupees 2 lakhs for 6 months only. A ने एक बिल रेज किया, यानी कि ये अकोमोडेशन का केस है, अकोमोडेशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ए ने बिल ड्रॉ कर दिया बी के ऊपर 2 लाख का। लेकिन 4 जनवरी को, यानी कि ठीक 4 दिन बाद, ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। जिस दिन उसने ड्रॉ किया लगभग उसी दिन उसने बैंक के पास जाके उसे डिस्काउंट करा लिया। बैंक ने अपना 10% पर एनम का कमीशन चार्ज किया। 10% पर एनम है स्टूडेंट्स, ये पूरे 12 महीने का है। और बिल की ड्यूरेशन क्या थी? 6 महीने, याद रखिएगा। एंड रेमिटेड 40% ऑफ द प्रोसीड्स टू बी, और तुरंत उसने बी को दे दिए पैसे। तो उसने बी को कितने पैसे दिए होंगे? क्वेश्चन इज दिस। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो बिल की अमाउंट है 2 lakhs। ओके, बैंक ने ए को कितने रुपए दिए होंगे पहले ये बताइए। ए को चार्ज लगा 10% डिस्काउंट, तो माइनस 10% करूं? नहीं, 10% तो पूरे 12 महीने का है, लेकिन बिल 6 महीने का है, तो हम उसका आधा यानी कि 5% लेस करेंगे। सो ए से बैंक ने चार्ज किया 5% कमीशन, सो 2 lakhs माइनस 5%, यानी बैंक ने ए को दे दिए 1,90,000 रुपीज पूरे बिल के। ए ने उसका 40% बी को दिया, तो 1,90,000 का 40% कितना हो जाता है? वही आपका आंसर है, कम्स टू 76,000। आंसर इज ऑप्शन सी। आई थिंक आज के लिए कुछ ज्यादा ही ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। नाउ लेट्स सी अगला क्वेश्चन हमारे लिए जो आएगा वो प्रैक्टिकल होगा या थ्योरी होगा। Congratulations, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। A machinery is purchased for rupees 3 lakhs and 50,000 is spent on its installation. Rupees 5,000 is spent on fuel. So what will be the amount of capital expenditure? यानी बेसिकली मशीनरी की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। तो अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या कहा था कि जब कोई एसेट आता है तो उसके साथ जुड़ी हुई एंसिलियरी एक्टिविटीज भी कैपिटलाइज होती हैं, कि उस मशीनरी को लाने के लिए, उसे सेटअप करने के लिए, उसे इरेक्ट करने के लिए जो भी खर्चे हैं वो कैपिटलाइज होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करेंगे? आंसर टू द चैट बॉक्स प्लीज। ये काफी इजी है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर करेक्ट आंसर्स। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक है, ऑप्शन ए और डी तो नहीं होंगे। ऑप्शन बी और सी में से मुझे बताइए। ये कंफ्यूजन भी वाजिब है। अगर आपने ऑप्शन सी लिखा है तो अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग, क्योंकि कैपिटलाइज होते हैं वही खर्चे जो सिर्फ उसे लाने के हैं या उसे इंस्टॉल करने के हैं। फ्यूल एक्सपेंस या कि प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी ये लाइफ टाइम इनकर होने वाला है, तो ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 3,50,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओप्स अगेन प्रैक्टिकल। सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ एनीवेज ये आपका आज का आखिरी रखें, क्योंकि आई थिंक आप लोग थोड़ा सा थक चुके हैं। नहीं तो चलिए इसके बाद हम एक इजी क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी। ओके, सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5 years सिंपल इंटरेस्ट मेक्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500। यानी किसी प्रिंसिपल में आपने इंटरेस्ट जब ऐड किया तो वो 500 हो गया, और इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट और ड्यूरेशन है 5 साल की। इतना क्वेश्चन दिया। इफ द इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल, अरे बाप रे, अब आपके इसका अमाउंट जो है, इंटरेस्ट का जो रेट है से 1/4, रेट नहीं इंटरेस्ट, टोटल 5 साल का जो इंटरेस्ट आने वाला है वो इससे 1/4 है। सो फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अब देखिए, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होगा, रैंडमली टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि कैसे इसे कंप्यूट करेंगे इतने से टाइम में। तो यहाँ पर आपको ना रिवर्स जाना है। आप इनमें से किसी एक को पकड़ लीजिए और उसे सही मान के शुरू कीजिए अपना कंप्यूटेशन। जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट आप मान लीजिए 400 है और सिंपल इंटरेस्ट का रेट 4% है। अब सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब अगर आपका इक्वल्स टू 500 आता है तो ये ऑप्शन करेक्ट है, वरना हम जाएंगे अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला में x और 1/4 x 0.25 x करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आंसर से क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है,
प्रिंसिपल लीजिए 400 अपने कैलकुलेटर्स पे। सिंपल इंटरेस्ट है तो रेट लगाएगा लगेगा 4%, यानी कि 16 रुपीज। ओके, 5 साल का है तो 5 बार 16 रुपीज आपको लेने हैं, तो 16 5 जार 80, और आपका प्रिंसिपल है 400 विच मेक्स इट टू 480, तो 500 तो नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन बी के साथ ही सेम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। प्रिंसिपल है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे 5%, 400 का 5% होगा 20, और अब आपको 5 बार 20 ऐड करना है। 20 5 बार हो जाएगा 100, यह आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। आपने प्रिंसिपल लिया है 400, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ गया 500, और हमने लिया भी 500 ही था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। इफ द इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल का 1/4 है। इंटरेस्ट 100 है, प्रिंसिपल 400 है, तो हो गया ना 1/4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्लीज हिचकिचाइएगा नहीं, ले लीजिएगा। आई थिंक आज की जो सीरीज है उसके सारे ही क्वेश्चंस वर्थ नोटिंग है, क्योंकि सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने देखे थे वो हार्ड कैटेगरी के थे। इसमें से मुझे नहीं लगा अभी तक कि मैक्सिमम क्वेश्चंस बोनस आया या थियोरी भी कुछ आया होगा। ठीक है, सो यू आर लकी इनफ कि आज का सेशन आप अटेंड कर रहे हैं लाइव मोड में। कि लाइव मोड में थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है इस चीज़ को डील करना, जब सामने आपके ट्यूटर बैठा है और आप अपने अपने सारे डाउट्स हैंड टू हैंड रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 40,000। इन्वेंट्री का बैलेंस दिया है आपको 40,000। हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। आपको रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स। अब मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला की। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला क्या होता है बताइए। आपके रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर से है, और स्टूडेंट्स यहाँ आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप आगे कर नहीं पाएंगे इसे। प्लीज मार्क इट इम्पोर्टेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अगर आप नाम देख के इन्वेंट्री और टर्नओवर लगा देते, यहाँ पर सीओजीएस की तरह टर्नओवर लिख देते, तो आपका हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर लेना है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 40,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका 40,000 इंटू 8, 3,20,000। ये आपकी कॉस्ट आ गई। क्या आपसे कॉस्ट पूछी गई है, देखते हैं। If he sells goods at a profit of 20% on sales, find cost of revenue from operations. कॉस्ट ही पूछ रहा है वो, प्रॉफिट का तो अभी तक कोई काम ही नहीं है ना, आपसे कॉस्ट पूछा गया है। बताइए मुझे कॉस्ट क्या होने वाली है। यस, 3,20,000 वही हमने फाइंड किया। अब ये देख लीजिए थोड़ी थ्योरी फॉर्मूला, ताकि आप इसे रिविजिट कर सके। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके रेशियो एनालिसिस चैप्टर का ही है ये। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या कहता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कूल। अब बारी आएगी पार्ट बी, जो कि है कि ही सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में बहुत फर्क होता है स्टूडेंट्स। इसे ना अगर आप 100 रुपए के एग्जाम्पल से लेके समझेंगे तो शायद इजीली समझ पाएंगे। कैलकुलेटर्स ले लीजिए हाथ में सबसे पहले, इन चीजों को मैं करती हूँ क्लियर। चलिए, 100 रुपीज की कोई अगर कॉस्ट है, और अगर मैं कहूँ उसमें 20% प्रॉफिट लगा के आपको बेचना है, यानी कि कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट लगा के आपको बेचना है, तो आप इजीली बोल देंगे कि ठीक है मुझे इसे 120 में सेल करना है। एक ये तरीका होता है। अब अगर मैंने कहा 100 रुपीज की कॉस्ट है, बट जो प्रॉफिट होगा वो इसका 20% है, सेल्स प्राइस का 20% अगर मैं बोलती हूँ प्रॉफिट एलिमेंट, तब सिचुएशन अलग हो जाती है। अब आप कैसे इसे फाइंड करेंगे, इसके लिए कैलकुलेटर्स उठाइए, बहुत इजी तरीका बताऊंगी। 100 रुपीज डालिए, प्लस कीजिए,
प्लस मत कीजिए। वेट, 100 लिखिए पहले, फिर MU बटन दबाइए। आपकी लेफ्ट साइड में जो 4 बटन्स हैं उसमें एक MU है। MU करके अगर आप 20 लिखते हैं और परसेंटेज दबाते हैं तो आपको मिल जाएगा 125। यानी कि अगर आपकी सेल्स प्राइस 125 है तो उसका 20% जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका 25, एंड आपकी इक्वेशन इस तरह से सेट हो जाएगी। यहाँ पर पूरा खेल कैलकुलेटर का था, MU वाले बटन का। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपको वहीं से आने वाला है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है जिसमें आपको फाइंड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने कॉस्ट फाइंड की थी 3,20,000 की पिछले सम में। अब आपसे कहा गया है प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। इसका 20% होता तो हम इस तरह से कर लेते कि 3,20,000 में सिंपली 20% ऐड कर देते और आप लिखाते 3,84,000। खैर वो तो ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, थैंकफुली। तो अब हमें क्या करना है, 3,20,000 MU 20%, आपका आंसर है 4 lakhs। ओके, क्लियर। तो इसी तरह हमने देख लिया है एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगला पार्ट बहुत इजी होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस COGS। आपके पास रेवेन्यू भी है 4 lakhs का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 lakhs, COGS भी है जो हमने फाइंड किया था, कितना था, 3,80,000 या 20,000, वेट, 3,20,000, राइट। तो अब आपको इसमें से लेस कर देना है 3,20,000 और आपको मिल गया है अपना ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 80,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज का डे 5 ऑफ MCQ प्योरली प्रैक्टिकल हो चुका है समाप्त। और आई होप आपने इससे बहुत सारे इंसाइट्स ड्रॉ किए होंगे कि हमें एग्जामिनेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है। खैर, इससे घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, हर क्वेश्चन इस कैटेगरी का नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल अपना मोरल डाउन नहीं करना है। इनफैक्ट आपको अपने आप को लकी समझना है कि आज ही हमने टाइम रहते इन सारे क्वेश्चंस को देख लिया, कैसे इन्हें फेस करेंगे एग्जामिनेशंस में। और अगर ब्लफ भी करना है, तुक्का भी मारना है, तो भी स्मार्ट वर्क के साथ करना है, ठीक है। तो यहीं पर मैं वाइंड अप करूंगी इस सेशन को। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में आपको समझाया। इनफैक्ट आई गेस आज हमने सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चंस ही देखे, लेकिन वर्थ नोटिंग थे हर एक क्वेश्चन। ओके, सो गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी ए नेहा बंसल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं इसी वक्त कल दोबारा हमारे आज के MCQs के लिए, हमारे कल के MCQs के लिए, ठीक है। सो बाय बाय। और हाँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी बाकी सारे MCQs की सीरीज की जो भी वीडियोस हैं, जो भी डिस्कशंस हो चुके हैं। ऑलराइट, थैंक यू।